Okay, what is Bartter syndrome? It is basically an autosomal recessive disorder और ये इनहेरिटेड है। होता क्या है इसमें था कि ascending loop ऑफ फैनल का मसला है। ठीक, अब ये एक हमारे पास है नेफ्रॉन, जिसमें ये हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल, डिसेंडिंग लिम्ब एंड देन दिस इज थिक असेंडिंग लिम्ब। इसके अंदर कुछ चैनल्स हैं जिनकी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट को बहुत सारे फीचर्स आएंगे। ठीक है, इसमें जो मेन चैनल है जो डिफेक्टिव है दैट इज़ सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर चैनल। इसका प्रॉब्लम है ये काम नहीं करता, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा क्लोराइड चैनल भी इसमें डिफेक्टेड होता है और ROMP जो पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ऑल दीज आयंस आर डिफेक्टिव। ठीक, इससे पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे हाइपोकेलीमिया हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और सॉल्ट वेस्टिंग है और पोलीयूरिया। दैट इज़ द हॉल मार्क ऑफ दिस डिसीज़। अच्छा, बार्टर सिंड्रोम में देखें सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल्स ये डिफेक्टेड हैं, क्लोराइड चैनल डिफेक्टेड है और ROMK विच इज़ फॉर पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन, ये सारे आयंस थिक असेंडिंग लूप ऑफ फैनल में डिफेक्टिव हैं। ठीक, इन चूँकि आयंस की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसलिए वोल्टेज ग्रेडियंट जनरेट नहीं होता। अब ये वोल्टेज ग्रेडियंट बहुत ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। अब कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और ये ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन ये बार्टर सिंड्रोम वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो क्लोराइड आयन थे कि सेंडिंग लूप ऑफ फैनल में प्रेजेंट हैं, इसी तरह की क्लोराइड चैनल्स इनर एयर ऑफ चाइल्ड में वो भी अफेक्ट होते हैं। उसमें क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट अफेक्टेड होती है इनर एयर के अंदर जो क्लोराइड चैनल्स हैं। इसी वजह से बच्चे में सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है, वो बच्चा इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, मदर को बात सुनने में उसे मसला होता है। बार्टर सिंड्रोम वाले बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब आप उन्हें क्लिनिकल असेस करते हैं तो उनका एंटिया फॉन्टनालिस अंकन होता है, स्किन पिंच डिले आता है, सारे साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन है। आप मदर से पूछते हैं कि लूज स्टूल की हिस्ट्री है, शी सेड कि कोई लूज स्टूल्स नहीं है, पर फिर भी अगर बच्चा डिहाइड्रेटेड है तो इसका मतलब है कि किडनी का इशू है। तो उनसे एक हिस्ट्री में पता चलता है कि बच्चे की डायपर चेंजिंग फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, उसमें पोलीयूरिया है, तो इसमें डिहाइड्रेशन मैनिफेस्ट होती है। अच्छा, अब होता ये है कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो GFR कम हो जाता है। जब GFR कम होता है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होता है और ये एपिथेलियल सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है। अब जब ये एक्टिवेट होते हैं तो पेशेंट में हाइपोकेलीमिया होता है। हाइपोकेलीमिया दो वजह होती है इनकी, एक तो ये जो एल्डोस्टेरॉन की वजह से ये हाइपोकेलीमिया हो रहा है, दूसरा ROMK चैनल्स जो हैं ये भी डिफेक्टिव हैं और ये भी पोटाशियम लॉस करा रहे हैं, तो इसमें मार्क्ड हाइपोकेलीमिया होगा। अच्छा, इसमें ना इन्वेस्टिगेशंस हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, जिसमें हमारे पास सोडियम भी कम आता है, पोटाशियम भी कम आता है। चूँकि बहुत सारे सॉल्ट यूरिन में निकल रहा है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है और 24 आवर जब हम यूरिनरी क्लोराइड कराएंगे, ये यूरिन में क्लोराइड भी ज़्यादा है, 24 आवर यूरिन में कैल्शियम भी ज़्यादा है, पर इसमें सीरम मैग्नीशियम नॉर्मल है। अब चूँकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें बहुत ज़्यादा है तो इन बच्चों की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। अब चूँकि कैल्शियम वेस्टिंग है तो एक तो स्टोन्स बनने का चांस बहुत है, दूसरा रिकेट्स हो जाता है बच्चों को। ये बच्चे शॉर्ट स्टेचर होते हैं और इनके इंटीरियर फॉन्टनालिव वाइट ओपन होते हैं। अच्छा, बैरेट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट है इंडोमेथासिन, हम इन बच्चों को देते हैं, सॉल्ट सप्लीमेंट्स देते हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, तो पर फिर भी इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।